आज हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे क्लास 12 यूपी बोर्ड का ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर 2 है, जिसके मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे इस क्लास में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का पहला एमसीक्यू है, मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है। मानव में निषेचन कहाँ संपन्न होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर संपन्न होता है। पहले जाने निषेचन क्या होता है। जब स्पर्म और ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु का जब संलयन होता है तो इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। और यह निषेचन कहाँ पर संपन्न होता है, तो ये निषेचन जो होता है ये फ्लोपियन नलिका में संपन्न होता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, यानी शुक्राणु जनन मतलब शुक्राणु के जनन की प्रक्रिया यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया कहाँ पर शुरू होती है। पहला ऑप्शन है प्रोटोस्टेट ग्रंथि। प्रोटोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये ग्रंथि जो होती है दुधिया स्रावण शुक्रिय प्रद्रव्य की कुल मात्रा का लगभग 1/3 भाग बनाती है, यानी जो सीमेन जो होता है उसका लगभग 1/3 भाग बनाती है, जो कि एक सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें जो होता है कैल्शियम भी पाया जाता है, यानी जो द्रव्य जो निकालता है प्रोटोस्टेट ग्लैंड उसमें कैल्शियम और एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है टेस्टिस यानी वृषण। वृषण जो होता है इसके अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया वृषण में संपन्न होती है नरजर्म कोशिका के द्वारा। मेलजर्म कोशिका जो होती है नरजर्म कोशिका, उसके अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप उसमें कई सारे चरण भी होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शुक्राणु परसों का निर्माण होता है। शुक्राणु परसों से शुक्राणु का निर्माण हो जाता है। फिर इसमें जो सी दिया गया शुक्राशय, शुक्राशय भी एक ग्रंथि है। ये जो ग्रंथि जो होती है तो शुक्राशय गाढ़ा द्रव्य स्रावित करता है। इसमें फ्रक्टोज की मात्रा अधिक होती है। अगर कहा जाए कि फ्रक्टोज की मात्रा सबसे सर्वाधिक किसमें होती है, तो शुक्राशय के द्वारा जो गाढ़ा पदार्थ जो स्रावित होता है उसमें फ्रक्टोज की मात्रा उसमें अधिक होती है। अधवृषण जो होता है ये भी वृषण का ही मतलब दूसरा पार्ट होता है, जो कि शुक्रवाहिनी नली से वृषण से अधिवृषण जुड़ा होता है, इसे इपिडाइडमिस बोलते हैं। अधिवृषण में कुछ समय के लिए शुक्राणु जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, यानी अस्थायी रूप से अधिवृषण जो होता है वो शुक्राणु को स्टोर करके रखता है। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी ग्रंथि शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। देखिए शुक्राणु के ग्रंथि के हिसाब से देखा जाए तो जो शुक्राशय भी आप लोग को बताया था, तो शुक्राशय में जो फ्रक्टोज जो होता है वो उसको ऊर्जा प्रदान करता है, पोषण वह उससे प्रदान नहीं करता है। यानी ग्रंथियाँ तो यहाँ पे ग्रंथि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए मनुष्य में कौन सी ग्रंथि के स्थान पर यहाँ पर होना चाहिए कोशिका। कौन सी कोशिका शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है, तो जो कोशिका जो होती है वो होती है सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका जो होती है वो शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पर जो ग्रंथि है ग्रंथि को काट करके आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा कोशिका, यानी ग्रंथि यहाँ पर गलत है। और इसके साथ जो दिया गया है लेडिक कोशिका। लेडिक कोशिका जो होती है नर हार्मोन पुंजन हार्मोन का स्राव करती है, जो कि पुरुषों में द्वितीयक लैंगिक लक्षण को बढ़ावा देती है। आपका अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाशय से निकलने वाली संरचना क्या कहलाती है। oocyte कहलाती है, ग्राफिन पुटक कहलाता है, कार्पस ल्यूटियम कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आत्रो चक्र जो होता है उसके 14वें दिन, मतलब आत्रो चक्र के 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल 28 दिन का होता है, जिसमें 14वां दिन जो होता है उसमें ग्राफियन पुटक जो होता है वो फट करके उसे द्वितीयक अंडक बाहर निकलता है, जिसे सेकेंडरी oocyte कहते हैं। तो जो सेकेंडरी oocyte जो होता है वही ऑप्शन आपका जो पहला ऑप्शन जो इसमें oocyte केवल लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था द्वितीयक oocyte, ये वाला आपका सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन ग्राफिन पुटक से ही तो निकलता है, ये निकलता ही है oocyte। और कार्पस ल्यूटियम जो होता है तब निषेचन जब नहीं हो पाता है तब जो कार्पस ल्यूटियम बन जाता है, यानी अंडोत्सर्ग जब हो जाता है तब उसके पश्चात जो ग्राफियन पुटक फटता है, फटने के पश्चात द्वितीयक oocyte का निर्माण होता है। जब द्वितीयक oocyte का निर्माण हो जाता है तो उसका जो बाकी का जो बचा हुआ भाग जो होता है ग्राफियन पुटक का शेष भाग जो होता है
वो एक पीली अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में बदल जाता है, जिसे कार्पस ल्यूटियम उसे कहा जाता है। इस तरीके से आप लोग कार्पस ल्यूटियम के बारे में भी जान गए होंगे और ग्राफिन पुटक के बारे में भी आप लोग समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 5 है, गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन मुख्य रूप से स्रावित होता है? कौन सा हार्मोन ऐसा हो जो स्रावित होता है? या FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या फिर प्रोजेस्टेरोन, या फिर टेस्टोस्टेरोन। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है ये पुटकों का निर्माण विकास करवाता है, यानी पुटक जो होते हैं उनका निर्माण करवाता है और उनसे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय की दीवारों को मरम्मत करता है, यानी जो गर्भाशय की जो एंडोमेटेरियम लेयर जो होती है उसको मेंटेन करके रखता है। यानी ये वाला ऑप्शन आपका ये सही नहीं होगा। फिर दूसरा है ऑप्शन बी कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो होता है ये अंडोत्सर्ग करवाता है और कार्पस ल्यूटियम का बनवाता है। जब अंडोत्सर्ग यानी ग्राफिन पुटक जब फट जाता है, ग्राफिन पुटक फटने के पश्चात द्वितीयक कुसाइड निकलती है। तो द्वितीयक कुसाइड जब निकल जाता है तब कार्पस ल्यूटियम बनता है। तो जो कार्पस ल्यूटियम जो होता है उससे वो अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य कर रही होती है, उससे प्रोजेस्टेरोन निकलता है। जो प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण एक हार्मोन होता है, जो कि गर्भाशय के एंडोमेटेरियम लेयर जो होती है उसको टूटने से बचाता है और उसको टूटने नहीं देता है, और बेबी के कैरिंग में मतलब जो बच्चा जो होता है उसके कैरिंग में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हार्मोन ये निभाता है। यानी इसका ऑप्शन हम बता सकते हैं कि जो ऑप्शन सी है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन इसका आंसर सही होगा ऑप्शन सी। और जो लास्ट है जो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। इसमें गर्भावस्था का इसमें यहाँ पर कोई रोल इसका टेस्टोस्टेरोन का कोई होता नहीं, ना ही जो गर्ल्स होती है उनमें टेस्टोस्टेरोन का कोई स्राव होता है। प्रश्न 6 है आपका कि शुक्राणु का मध्य भाग मिडिल पीस क्या धारण करता है? शुक्राणु का जो मध्य भाग जो होता है, देखिए शुक्राणु जो होता है उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। एक तो होता है शीर्ष भाग, एक होता है मध्य भाग, एक होता है पुच्छ भाग। तो शीर्ष वाला भाग जो होता है उसके आगे वाले भाग में अग्रपिंडक पाया जाता है जिसमें एंजाइम्स होते हैं, और उसके पीछे वाले जस्ट उसके बीच में शीर्ष वाले के बीच में पाया जाता है केंद्रक पाया जाता है, इसमें आनुवांशिक पदार्थ होता है। और उसके नीचे जो ग्रीवा का भी पार्ट होता है, तो ग्रीवा के पार्ट में तारक केंद्र पाए जाते। तारक केंद्र जो होते हैं समीपस्थ भी होते हैं, दूरस्थ भी होते हैं। तो दूरस्थ वाला जो होता है वो पुच्छ तक जाता है, जो कि शुक्राणु के पूरे लगभग 90% भाग में वो होता है। बाकी 10% जो शीर्ष वाला जो भाग जो होता है उसमें समीपस्थ वाला होता है। और ग्रीवा के जस्ट नीचे जो मध्य भाग जो होता है उस मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जिसे सूत्रकणिका कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। इन शुक्राणुओं को ऊर्जा देने का जो कार्य करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है तो आपका यही क्वेश्चन है ना कि शुक्राणु का मध्य भाग मिडिल पीस क्या धारण करता है? मिडिल पीस जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पाया जाता है, फिर क्या धारण करता है वही बात है, ठीक है। और जो केंद्रक भी आप लोग जान गए, केंद्रक जो होता है केंद्रक जो होता है ये शुक्राणु के शीर्ष वाले भाग में पाया जाता है। एक्रोजोम जो होता है शीर्ष का जो अग्रपिंडक वाला भाग होता है उसमें एक्रोजोम पाया जाता है। और राइबोसोम जो होता है ये कोशिका में पाया जाता है। कोशिका में राइबोसोम जो होता है प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। आपका अगला प्रश्न 7वां है, मानव भ्रूण में हृदय का विकास कब दिखाई देने लगता है? तो जो हृदय का विकास जो होता है वो भ्रूण जब 1 महीने का यानी निषेचन के पश्चात जब भ्रूण जब 1 महीने का जब हो जाता है तब हृदय का निर्माण हो जाता है, जिसे स्टेथोस्कोप की सहायता से हृदय की धड़कनें सुनी जा सकती हैं। यानी जो प्रथम माह जो होता है वो तो प्रथम माह में भ्रूण जो होता है उसकी हम गतिविधि को हृदय की जो हार्ट बीट जो होती है उसको हम पता कर सकते हैं। तो द्वितीय यानी इसका ऑप्शन तो आपका ये सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि द्वितीय माह में क्या होता है, तृतीय माह में क्या होता है, चतुर्थ माह में क्या होता है। तो एक एक के बारे में जानते हैं। पहले जो द्वितीयक माह जो होता है उसमें भ्रूण के पैर और उंगलियां जो होती हैं उनका निर्माण हो जाता है। और जो तीसरा माह जो होता है उसमें लगभग सभी अंग तंत्र यानी जितने भी अंग होते हैं उनकी रचना हो चुकी होती है, और जो जनन अंग भी होते हैं वो भी विकसित हो चुके होते हैं।
और चतुर्थ माह जो लिखा गया है, चतुर्थ माह के बारे में एनसीईआरटी में कोई लाइन दी नहीं गई है। और पांचवा माह जो होता है उसमें गर्भ की पहली गतिशीलता व सिर पर बाल भी आ जाते हैं, यानी पहली गतिशीलता भी पाँचवें माह में देख सकते हैं, और सिर पर बाल भी उगाते हैं। और छठा माह जो होता है, 24वां सप्ताह जो होता है, उसमें भ्रूण का पूरे शरीर पर कोमल बाल आ जाते हैं और साथ में आँखों की जो पलकें जो होती हैं उन पर बरौनियाँ आ जाती हैं। और जो नाइन्थ मंथ जो होता है यानी 9वां महीना, उसमें गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। इस तरीके से आप लोग प्रत्येक माह के बारे में, भ्रूण के बारे में आप लोग जानिए। प्रश्न नंबर 8 है, निषेचित अंडाणु क्या कहलाता है? युग्मक कहलाता है, युग्मनज कहलाता है, भ्रूण कहलाता है, मोरुला कहलाता है। देखिए पहला ऑप्शन है युग्मक। युग्मक तो देखो शुक्राणु होता है, वह अंडाणु होता है। और इसमें पूछा गया है निषेचित अंडाणु क्या कहलाता है, यानी निषेचन उसका हो चुका है, यानी अब वो युग्मक तो रहा नहीं, यानी पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और दूसरा है युग्मनज, जाइगोट जिसे कहा गया। तो शुक्राणु व अंडाणु के मिलने के पश्चात जो निर्माण जो होता है उसे जाइगोट उसे कहा जाता है, यानी शुक्राणु व अंडाणु के निषेचन होने के पश्चात उसे जाइगोट युग्मनज कहा जाता है। और भ्रूण कब होता है? जब जाइगोट जब अपना शुरू करता है धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट अवस्था से गुजरते हुए, और भ्रूण का धीरे धीरे निर्माण कर लेता है। और जो मोरुला अवस्था है, निषेचन के पश्चात धीरे धीरे जब कोशिकाएं जब होती हैं जो होती हैं धीरे धीरे विभाजित होते होते वो 8 से 16 कोश की अवस्था अपना बना लेती हैं। जब 8 से 16 कोश की अवस्था जब हो जाती है, तब युग्मनज धीरे धीरे वो एक ठोस गेंद नुमा संरचना हो जाती है, जिसकी आकृति बिल्कुल जो सहतूत का फल जो होता है उस आकार का हो जाता है। उसे मोरुला यानी तूतक कहा जाता है। तूतक हिंदी में बोलते हैं, मोरुला इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका युग्मनज बी। अगला प्रश्न है, महिलाओं में रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज की सामान्य आयु क्या होती है? 25 से 30 वर्ष होती है, 35 से 40 वर्ष होती है, 45 से 50 वर्ष होती है, 60 वर्ष होती है। तो जो रजोनिवृत्ति जो मेनोपॉज जो होता है, यानी आर्तव चक्र समाप्त होने की दर, मतलब समाप्त होने की अवधि क्या होती है? ये होती है 45 से 50 वर्ष। इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। और तो रजो निवृत्ति आप लोग जान गए, लेकिन ये कि एक टर्म और होता है रजो निवृत्ति, यानी कहा जाए कि ये तो रजो निवृत्ति एक टर्म होता है जिसे बोला जाता है मेनार्क, जिसे बोलते हैं रजो दर्शन। यानी सबसे पहले या तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत कब होती है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत लगभग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में हो जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, लीडिंग कोशिकाओं से क्या स्रावित होता है? अभी आप लोग को लीडिंग कोशिका के बारे में बताया था। जो लीडिंग कोशिका जो होती है वो टेस्टोस्टेरोन का स्रावन करती है। टेस्टोस्टेरोन क्या कार्य करता है? टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है, यानी इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 11 है आपका, मोरुला किस अवस्था की कोशिका, मतलब कितनी कोशिकाएं होती हैं मोरुला अवस्था में? अभी आप लोग को बताए थे कि 8 से 16 कोशिकाएं होती हैं। कितनी होती हैं? 8 से 16 कोशिकाएं। अभी मोरुला के बारे में आप लोग को बताए भी थे। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी संरचना भ्रूण को माता के रक्त से पोषण प्रदान करती है? जो पोषण का है, श्वसन का है, उत्सर्जन का है, जितना भी कार्य होता है वो अपरा कार्य कर रहा होता है। भोजन, श्वसन, उत्सर्जन जो भी कार्य करेगा वो अपरा करेगा। तो इसमें पूछा गया है पोषण, कभी पूछ लेगा दूसरा कुछ तो उससे आप लोग याद रखिएगा। इस प्रश्न में पूछा गया है, मानव शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है शुक्राणु में? शुक्राणु जो होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होती है। और जब निषेचन जब होता है तो शुक्राणु का 23 और अंडाणु का 23, ये दोनों मिलकर के 46 द्विगुणित अवस्था बना लेते हैं। ये आगुणित होता है शुक्राणु, और अंडाणु भी आगुणित होता है। जब दोनों आपस में जब निषेचित जब होते हैं तब वो द्विगुणित अवस्था बना लेते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है। कहा जाए युग्मनज में कितनी होती है तो उसमें लिखोगे 46। और कहा जाए कि शुक्राणु में कितनी होती है यानी स्पर्म में कितनी होती है तो कहोगे 23। और जब अंडाणु जो होता है अंडाणु में होता है 23। अभी आप लोग को बताए भी थे, ये जो क्वेश्चन है कि कार्पस ल्यूटियम से मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके बारे में डिटेल में से आप लोग को बता चुके हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। प्रश्न 15 है,
कि अंड जनन oogenesis की प्रक्रिया कहाँ से होती है? गर्भाशय से होती है। गर्भाशय में बच्चे का कैरी होता है, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर कहा गया अंडाशय, फ्लोपियन नलिका में तो निषेचन होता है, योनि अलग पार्ट है। फिर बचा आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी अंडाशय। अंडाशय के अंदर जो होता है उसमें अंडजनन का निर्माण होता है, यानी अंडजनन की प्रक्रिया इसमें होती है जिससे अंडाणु का निर्माण होता है। कहा जाए कि अंडजनन क्या होता है, तो अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। इसमें कहा गया है गर्भाशय की आंतरिक भित्ति क्या कहलाती है? तो गर्भाशय की जो 3 परतें होती हैं, एक होती है मायोमेटेरियम, एक होती है पेरीमेटेरियम, एक होती है एंडोमेटेरियम। तो इसमें कहा गया आंतरिक परत, जो आंतरिक जो होती है उसे बोला जाता है एंडोमेटेरियम। बाहरी परत जो होती है, देखो इसे बोलते हैं एंडोमेटेरियम, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मायोमेटेरियम बोलते हैं बीच वाली को, और पेरीमेटेरियम जो बोलते हैं बाहर वाली को, और एपीमेटेरियम का कोई खेल है नहीं। इस प्रश्न नंबर 17 में कहा गया है शुक्राणु के एक्रोजोम में क्या पाया जाता है, यानी जो अग्रपिंडक वाला पार्ट जो होता है उसमें एक्रोजोम में क्या पाया, उसमें एंजाइम पाया जाता है जो कि शुक्राणु की भित्ति को भेदने में सहायक होता है। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ये। प्रश्न 18 है आपका, परसों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है? तो एस्ट्रोजन जो होता है आपका, एस्ट्रोजन जो होता है ये गर्भाशय की भित्ति को, एंडोमेटेरियम लेयर को मेंटेन करके रखता है, मतलब निर्माण करवाता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है। थायरोक्सिन का इसमें कोई खेल नहीं होता है। तो ऑप्शन ये आपका बचा है ऑक्सीटोसिन। तो जो ऑक्सीटोसिन जो होता है परसों के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो होता है, अब ये कैसे कार्य करता है इसके बारे में थोड़ा जान लो। कि जब गर्भ जो होता है जब पूर्ण विकसित हो जाता है, तब गर्भ पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा जो होता है, अपरा जिससे बच्चे को वो पोषण श्वसन आदि की जो क्रियाएं जो होती हैं, उत्सर्जन जो होता है वो सब अपरा के द्वारा होता है। तो अपरा व पूर्ण विकसित गर्भ के द्वारा मस्तिष्क में संकेत जाते हैं। तो मस्तिष्क से पीयूष ग्रंथि पर एक्ट होता है। जो पीयूष ग्रंथि जो होती है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावण करती है। जो ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन जो होता है वो गर्भाशय के पेशीय स्तर पर कार्य करता है, और ऑक्सीटोसिन की ग्राही पर जुड़ने से गर्भाशय में तीव्र संकुचन उत्पन्न होने लगते हैं। यानी जब ऑक्सीटोसिन जब गर्भाशय की आंतरिक दीवार पर जब कार्य करता है तब उसमें तीव्र संकुचन चालू हो जाते हैं। तो गर्भाशय में संकुचन जब चालू होता है तब ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा और ज़्यादा स्रावित होना शुरू हो जाती है, फिर से एक्ट करता है। जब ऑक्सीटोसिन की अधिक मात्रा होती है और संकुचन और तीव्र हो जाता है, इससे जो शिशु जो होता है वो जननाल की सहायता से बाहर रह जाता है। इसी प्रक्रिया को परसों कहा जाता है। प्रश्न 19 है, मासिक चक्र जो होता है वो कितने दिनों का होता है? वो 28 दिन का होता है। अभी आप लोग को बताया था आतुर चक्र को, जब डिटेल में आप लोग को भी बताए भी हैं। प्रश्न नंबर 20 है, स्तन ग्रंथियों में दूध का स्त्राव शुरू कराने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो इसमें जो हार्मोन जो होता है वो प्रोलैक्टिन होता है। प्रोलैक्टिन की सहायता से जो दुग्ध जो होता है उसका निर्माण होता है या फिर उसका स्राव होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एलएच के बारे में आप लोग अच्छे से जानते ही हैं। तो इस क्लास को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। 20 MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सभी के बारे में आप लोग को डिटेल में भी बताए हैं, ठीक है।